इस वीडियो में आप लोग जानेंगे संगठन के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके सिद्धांत को जानने से पूर्व यह जरूरी है कि आप संगठन के बारे में जानें कि संगठन वास्तव में क्या होता है, संगठन का क्या अर्थ है, संगठन से आप क्या समझते हैं। संगठन जो है वो प्रशासन की प्राथमिकता होती है। ठीक है, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का प्राथमिकता, प्रायोरिटी जो है वो है संगठन। ठीक है, संगठन प्रशासन की प्राथमिकता होती है। संगठन शब्द का अर्थ विभिन्न विद्वानों के विचारों में भिन्न भिन्न मतों पर आधारित है, परंतु सभी का तात्पर्य जो है एक ही है। आधुनिक युग में मानव जाने अनजाने अनेक संगठनों के साथ संलग्न रहता है, माने जुड़ा रहता है। बल्कि अगर यह कहा जाए कि संगठन ही मानव की पहचान बन गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी भी स्थापना का मुख्य आधार उसके संगठनात्मक ढांचे से जाना जाता है कि वह संगठन या स्थापना कितनी मजबूत एवं सक्षम है, क्योंकि मानवीय स्थापना की पूर्ति उसी संगठन और स्थापना पर आधारित होती है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संगठन की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्य की सफलता और असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि संगठन कितना सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि संगठन के अर्थ के विषय में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न विचार है। ठीक है, अलग अलग मत है। उर्विक कहते हैं कि किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं, वही संगठन है। ठीक है, उर्विक के अनुसार किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं वही संगठन है। किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का संयोजन जो अपने भिन्न भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति में संलग्न है, संगठन कहलाता है। वहीं मूने कहते हैं संगठन उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं मानव समाज। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध ढंग से जब कुछ लोग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तब इसे संगठन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जिसका एक निर्धारित उद्देश्य होता है। संगठन क्या है? संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जिसका एक उद्देश्य होता है। यह समूह कार्यकारी नेतृत्व के अधीन कार्य करता है। यह संरचनात्मक संबंधों को स्थापित करता है। संगठन के सदस्यों के बीच अधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाता है। यह एक क्रियात्मक विचारधारा है। यह कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के स्वरूप को स्थापित करता है। आशा है कि आप लोग संगठन के अर्थ को समझ गए होंगे। संगठन क्या है? संगठन व्यक्तियों का समूह है जिसका एक उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाई जाती है और इस पे कार्य किया जाता है। ठीक है, क्लियर? संगठन की कतिपय आधारभूत तकनीकी समस्याएं हैं, जैसे संगठन का विभाजन किस आधार पर किया जाए, प्रशासन का कार्य चलाने के लिए विभिन्न इकाइयों का निर्माण किस विधि से किया जाए, संगठन में सत्ता को किस प्रकार वितरित और नियंत्रण को किस प्रकार संगठित किया जाए, संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच पारस्परिक सहकार भावना किस प्रकार जागृत की जाए। ठीक है, ये सब जो है संगठन की समस्याएं हैं। संगठन संबंधी उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वानों ने कतिपय सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया। इन्हें ही प्रशासनिक संगठन के मूल तत्व या सिद्धांत कहा जाता है। यद्यपि कतिपय लेखकों की मान्यता है कि संगठन के सिद्धांत होते ही नहीं हैं। उनके अनुसार संगठन के तथाकथित सिद्धांत केवल कहावतें यानी प्रोवर्ब्स मात्र है। जैसा कि हर्बर्ट साइमन का अभिमत है, अधिकतम प्रशासकीय सिद्धांतों में दुर्भाग्यवश कहावतों का यह दोष पाया जाता है। प्रायः यानी हमेशा प्रत्येक सिद्धांत के लिए हमें उतना ही सत्य प्रतीत होने वाला तथा स्वीकार्य विरोधी सिद्धांत मिल सकता है। सिद्धांत में यह संकेत नहीं मिलता कि कौन सा नियम यानी प्रिंसिपल
प्रयुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त है। यद्यपि यह सर्वविदित है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों में भौतिक विज्ञान के नियमों की गणितीय निश्चितता तथा अपरिवर्तनशीलता नहीं पाई जाती, तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि लोक प्रशासन संगठन के भी अपने सिद्धांत हैं जो गहन एवं सूक्ष्म अवलोकन के परिणाम हैं। संगठन के संबंध में विस्तार से अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि लूथर गुलिक, उर्विक, हेनरी फेयोल, टेलर, विलोबी आदि विभिन्न लेखकों ने कतिपय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अपने प्रयोगों के आधार पर फ्रेडरिक टेलर ने संगठन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययता में सुधार के उद्देश्य से व्यापक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत निर्मित किए। लूथर गुलिक एवं लिंडल उर्विक ने अपने तथा अन्य लोगों के अनुभवों तथा अध्ययनों को एकत्रित करके प्रशासन तथा संगठन के सामान्य सिद्धांतों के निर्माण में योगदान किया। दोनों ही संगठनात्मक कुशलता के स्तर को बढ़ाने वाले तटस्थ सिद्धांतों के सिद्धांत समर्थक लेखक थे। उन्होंने पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 नामक ग्रंथ का संपादन किया, जो प्रशासन विज्ञान में अनुपम योगदान समझा जाता है। ठीक है, इसमें प्रशासन के सिद्धांतों का सार दिया गया तथा दावा किया गया कि कार्यकुशलता से निवेदित लोक प्रशासन एक विज्ञान बन सकता है। यह सच है कि आज तक संगठन के कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं बन पाए हैं। यह भी निश्चित है कि संगठन के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के नियम नहीं हैं। ये तो अनुभवजन्य सिद्धांत है, फिर भी सिद्धांत अवश्य है। कहने का तात्पर्य है कि संगठन के सिद्धांत जो है ये भौतिक विज्ञान के नियम तो नहीं है, लेकिन अनुभवजन्य सिद्धांत है, जो कि सिद्धांत तो है ही। ठीक है, चाहे वो अनुभवजन्य ही है लेकिन सिद्धांत तो है ही। इन सिद्धांतों को संगठन के मूल तत्व अथवा संगठन के आंतरिक संचालन की समस्याएं भी कहा जाता है। इन्हें प्रबंध की समस्याएं अथवा प्रशासकीय संगठन की प्रावैधिक या तकनीकी समस्याएं भी कहा जाता है। हेनरी फेयोल के अनुसार ऐसे सत्य हैं जो सिद्ध मान लिए गए हैं और जिन पर विश्वास किया जा सकता है। इस संबंध में प्रोफेसर एल.डी. वाइट का कथन उल्लेखनीय है। ये व्यवहार के कार्य नियमों का सुझाव देते हैं जो विस्तृत अनुभव के कारण मान्य से हो गए हैं। संगठन की सफलता के लिए कुछ आधारभूत प्रविधियों का निर्माण किया जाता है। ये प्रविधियां वे तत्व होते हैं जो संगठन में सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि यह संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। इन्हीं सर्वमान्य प्रविधियों को लोक प्रशासन में संगठन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लोक प्रशासन में संगठन के सर्वमान्य सिद्धांत इस प्रकार है। पद सोपान या स्केलर पद्धति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की और स्केलर सिस्टम। प्रशासन का ढांचा किस प्रकार का होता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस ढांचे का निर्माण पद सोपान प्रणाली के आधार पर होता है। वस्तुतः यह संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य संगठन के कार्य एवं सत्ता का विभाजन है। इस विभाजन के फलस्वरूप सत्ता पर आधारित एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे का निर्माण होता है जिसमें उच्च अधिकारियों और निम्न अधिकारियों के बीच संबंधों का वर्णन एक सोपानात्मक ढांचे में दर्शाया जाता है। वास्तव में पद सोपान उच्च एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट विभेदों का ही नाम है। चलिए जानते हैं पद सोपान क्या है। पद सोपान का अर्थ। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन। अंग्रेजी में इसे हायरार्की कहते हैं, जिसका मतलब है निम्नतर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण। ठीक है, इस अर्थ में प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने तत्कालिक अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देता है। अधीनस्थ अधिकारी उन आज्ञाओं का पालन करते हैं। अर्थात पद सोपान एक ऐसे संगठन का परिचायक होता है जो पदों के एक उत्तरोत्तर
क्रम के अनुसार सोपान अथवा सीढ़ी की भांति संगठन किया जाए। पद सोपान एक ऐसे संगठन का परिचायक होता है जो पदों के एक उत्तरोत्तर क्रम के अनुसार सोपान अथवा सीढ़ी की भांति संगठित किया जाए। पद सोपान का अर्थ है क्रमिक संगठन, जिसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति अथवा पदाधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। यही क्रम ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर की ओर चलता है। एल.डी. वाइट ने पद सोपान की परिभाषा करते हुए लिखा है, पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही है। ऑल लाथम के अनुसार पद सोपान निम्न तथा उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है। इस पद्धति को लोक प्रशासन में अपनाने का अर्थ है एक ऐसे संगठन की रचना जिसके अंतर्गत प्रत्येक पदाधिकारी की कार्य क्षमताओं तथा कर्तव्यों का क्षेत्र निश्चित एवं पृथक कर दिया जाता है और जिसमें आज्ञाओं का सूत्र ऊपर से नीचे की ओर और उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर चलता है। मतलब जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। जैसे कि अगर जो बड़े पद पर है वो निम्नतर पद वाले को ऑर्डर देंगे, आज्ञा देंगे, ठीक है। और उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर सूत्र चलता है। उत्तरदायित्व माने जवाबदेही, तो जवाबदेह कौन होता है? जो निम्न पद पर होता है वो उच्च पद को जवाब देता है, ठीक है। पद सोपान का विशिष्ट लक्षण यह है कि इसमें संगठन अनेक क्रमिक स्तरों से युक्त होता है। इसमें प्रत्येक अधीन व्यक्ति अपने से एकदम ऊपर के अधिकारी से आदेश एवं निर्देश प्राप्त करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई संगठन पद सोपान के सिद्धांत पर आधारित है, यह कहने का तात्पर्य होता है कि उसमें सत्ता नीचे से शिखर की ओर उतरती चली जाती है। पद सोपान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि ऊपर के पदाधिकारी कभी भी नीचे के साथ संपर्क स्थापित करते समय मध्यस्थ पदाधिकारी की उपेक्षा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में इस पद्धति में प्रशासनिक संरचना एक सीढ़ी के समान रहती है। इसमें समस्त कार्यवाही क्रमिक रूप में अथवा चरणों की पंक्ति द्वारा होती है। प्रत्येक कार्य उचित मार्ग द्वारा थ्रू प्रॉपर चैनल संपन्न होता है। उसे सत्ता के विभिन्न स्तरों के क्रम से गुजरना पड़ता है। पद सोपान प्रणाली की व्याख्या। पद सोपान की तुलना पिरामिड से की जा सकती है। इसमें शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा सत्ता क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ती है। पद सोपान संगठन की संरचना तथा कार्य प्रणाली को रेखा चित्र द्वारा इस प्रकार से समझा जा सकता है। प्रथम रेखा चित्र से हमें ज्ञात होता है कि प्रशासनिक पिरामिड के शीर्ष अथवा शिखर पर प्रधान कार्यकारी काय स्थित है। यहाँ पे का जो लिखा है ना टॉप पे देखो, वहाँ पे मानो कि प्रधान कार्यकारी है, ठीक है। उसके अधीन खा 1 और खा 2 जो है का के ठीक नीचे खा 1 खा 2 इत्यादि अधिकारी हैं। इनके अधीन गा 1 गा 2 पदाधिकारी हैं। इसके बाद घा 1 घा 2 आदि तथा निम्न स्तर पर छा 1 छा 2 आदि, ठीक है। जैसे सीढ़ी नुमा आकार दिया हुआ है उसी प्रकार ये होता है पद सोपान की कार्य प्रणाली। जवाबदेही उत्तरदायित्व जो होता है ये सीढ़ी नुमा होता है। जवाबदेही किसका किसके प्रति होता है? जो निम्न पद पर होते हैं वो उच्च पद के प्रति जवाबदेह होते हैं, उत्तरदायी रहते हैं। और जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने से निम्न अधिकारी, जैसे का पे जो बैठा अधिकारी है वो खा 1 खा 2 इनको जिससे नीचे जो भी पदाधिकारी है उनको आज्ञा देता है, ठीक है, दे सकता है। इस रेखा चित्र से यह भी प्रकट होता है कि ज्यों-ज्यों हम आधार रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। अधिकतम संख्या आधार रेखा पर पाई जाती है। इस प्रणाली में प्रत्येक कर्मचारी का तत्कालीन उच्च अधिकारी निश्चित रहता है और वह मुख्यतः उसी के प्रति उत्तरदायी रहता है। इसके साथ ही
प्रत्येक अधिकारी अथवा कर्मचारी को समस्त आदेश उसके प्रथम उच्च अधिकारी के द्वारा तथा नीचे से आने वाले समस्त प्रतिवेदन, प्रार्थना पत्र, सूचना व आंकड़े इत्यादि निम्न अधिकारी के द्वारा ही भेजे जाते हैं। उदाहरण के लिए रेखा चित्र में ग एक किसी भी काम के लिए सीधे का के पास नहीं जा सकता, उसे खा एक के माध्यम से बात करनी होगी। ठीक है, देखिए इस चित्र से समझिए कि यदि गा एक कोई कर्मचारी है तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट का के पास नहीं जाएगा, वो खा एक के पास जा सकता है, डायरेक्ट का पे नहीं जाएगा। जैसे सीढ़ी में एक एक करके हम लोग चढ़ते हैं ना, वैसे। ठीक है, अगर गा एक को किसी काम से कोई काम है तो वो डायरेक्ट का के पास नहीं जाएगा, खा एक के पास जाएगा। ठीक है, यानी एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी ये काम होता है। समझ गए आप? उदाहरण क्या बता रहा है? उदाहरण रेखा चित्र में गा एक किसी भी काम के लिए सीधे का के पास नहीं जा सकता, उसे खा एक के माध्यम से बात करनी होगी। ठीक है, बीच में खा एक जो है मीडिएटर का काम करेगा। पीछे दिए गए रेखा चित्र से हमें ज्ञात होता है कि शिखर पर एक सर्वोच्च अधिकारी का है, उसमें सारी सत्ता पूर्ण रूप से केंद्रित है, किंतु वह कार्य के लिए अपने अधीनस्थ व्यक्तियों में विभिन्न शक्तियों और कार्यों का बंटवारा करता है। खा के स्तर पर यह सत्ता 2 अधिकारियों में, गा के स्तर पर 4 अधिकारियों में, इस प्रकार क्रमशः बढ़ते हुए झा के स्तर पर 8 व्यक्तियों में बढ़ जाती है। नीचे की ओर जाते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है। झा के स्तर पर यह सबसे अधिक होती है। इससे सब स्तरों पर सबके अधिकार और कर्तव्य बटे होने से और व्यक्ति के नियंत्रण में रहने से सारा कार्य सुचारू रूप से संपन्न होता है। ठीक है, पीछे दिए गए रेखा चित्र से हमें ज्ञात होता है कि शिखर पर एक सर्वोच्च अधिकारी का है, उसमें सारी सत्ता पूर्ण रूप से केंद्रित है, किंतु वह कार्य के लिए अपने अधीनस्थ व्यक्तियों में विभिन्न शक्तियों और कार्यों का बंटवारा करता है। खा के स्तर पर सत्ता 2 अधिकारियों में, गा के स्तर पर 4 अधिकारियों में, इस प्रकार क्रमशः बढ़ते हुए झा के स्तर पर 8 व्यक्तियों में बढ़ जाते हैं। ये सत्ता का बंटवारा हो रहा है। ठीक है, नीचे की ओर जाते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है। झा के स्तर पर यह सबसे अधिक होती है। इससे सब स्तरों पर सबके अधिकार और कर्तव्य बटे होने से और व्यक्ति के नियंत्रण में रहने से सारा कार्य सुचारू रूप से संपन्न होता है। हमारे देश में राज्यों के पुलिस संगठन में पद सोपान की रचना को इस ढंग से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, देखो पुलिस का जो संगठन होता है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पद सोपान विधि ही अपनाया गया है। पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। ठीक है, उसके बाद होता है डीजीपी, डीजीपी के बाद आईजीपी। ठीक है, पुलिस महाधिपति, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर पुलिस उप महाधिपति, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके बाद है जिला पुलिस अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद आते हैं एसपी, एएसपी। ठीक है, उप सहायक पुलिस अधीक्षक। उसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर, मंडल निरीक्षक। उसके बाद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक। इसके बाद का पुलिस में पोस्ट है हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के बाद कांस्टेबल यानी सिपाही। ठीक है, इस प्रकार पुलिस प्रशासन में पद सोपान ऊपर से नीचे तक इस तरह होता है: पुलिस महानिदेशक, पुलिस महाधिपति, पुलिस उप महाधिपति, पुलिस अधीक्षक, उप या सहायक पुलिस अधीक्षक, मंडल निरीक्षक, निरीक्षक या सहायक निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, उसके बाद कांस्टेबल यानी सिपाही। ठीक है, तो ये पद सोपान पर आधारित है। इसमें क्या हो रहा है, पद सोपान में जैसे होता है कि निम्न स्तर के जो कर्मचारी है, जैसे पुलिस है, जैसे कांस्टेबल जो है वो हेड कांस्टेबल के प्रति उत्तरदायी होगा, जवाबदेह होगी उसकी। ठीक है, और यदि कांस्टेबल को इंस्पेक्टर से काम है तो वो हेड कांस्टेबल के थ्रू जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इंस्पेक्टर के पास नहीं जाएगा। इसी तरह जो उच्च पदाधिकारी जैसे पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अगर इन्हें कुछ ऑर्डर करना, आदेश देना, तो पुलिस महाधिपति इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को करेंगे। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है आगे संदेश पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये जो पद सोपान पद्धति है, इसमें क्रम अनुसार कोई भी कार्य होता है, चाहे वो आदेश देने का कार्य हो या फिर अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायी होने का प्रश्न हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीढ़ी पर चढ़ने या उतरने के लिए हम लोग एक एक करके क्रम अनुसार एक एक सीढ़ी करके कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पद सोपान शासन
के प्रत्येक विभाग में पाया जाता है। एक लिपिक यानी क्लर्क प्रधान लिपिक हेड क्लर्क के अधीन है। प्रधान लिपिक एक कार्यालय अधीक्षक ऑफिस सुपरिटेंडेंट के अधीन है तथा कार्यालय अधीक्षक अनुभाग अधिकारी सेक्शन ऑफिसर के अधीन है, आदि आदि। यदि लिपिक को कोई बात अनुभाग अधिकारी से कहनी है तो वह प्रधान लिपिक के माध्यम से कार्यालय अधीक्षक तक जाएगा और तब उसके द्वारा अनुभाग अधिकारी तक पहुंचेगा। इसी प्रकार यदि अनुभाग अधिकारी कोई आदेश देना चाहता है तो वह आदेश कार्यालय अधीक्षक के द्वारा प्रधान लिपिक तक पहुंचेगा और तब उसके माध्यम से लिपिक तक। विशेषताएं। पद सोपान सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऐसा संगठन पिरामिड आकार होता है। इसके शीर्ष पर एक विभाग अध्यक्ष या शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है। वह सब प्रकार की सर्वोच्च सत्ता रखता है। पूरे प्रशासनिक क्रियाकलाप को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके अनुसार बनाए गए संगठन में सत्ता, आदेश और नियंत्रण क्रमशः एक स्तर में से गुजरते हुए ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं या उतरते हैं उस समय हमें इसके प्रत्येक डंडे या पद पर पग रखना पड़ता है, यानी कदम रखना पड़ता है। हम सामान्य रूप से इसके किसी भी डंडे को लांघकर सीधा नीचे या ऊपर नहीं जा सकते, इसमें गिरने का खतरा रहता है। इसी तरह सिद्धांत के अनुसार बनाए गए संगठन में प्रत्येक पत्रावली और कागज को हर स्तर में से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें यानी पद सोपान सिद्धांत जो है, इसमें आदेश की एकता के नियम का पालन होता है। इसमें संपूर्ण आदेश शिखरस्थ उच्च अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने से उच्च अधिकारी से संपूर्ण आदेश ग्रहण करता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है और उसके प्रति उत्तरदायी रहता है। इससे संगठन का कार्य सुचारू रूप से चलता है। ऐसे संगठनों की विभिन्न इकाइयां एक दूसरे से अच्छी तरह से संबद्ध, जुड़ी हुई और एकीकृत इंटीग्रेटेड होती है। ये एक दूसरे के साथ जंजीर की कड़ियों के समान बंधी रहती है। विभिन्न स्तरों को अधिकार सौंपे जाते हैं। इससे संगठन की विभिन्न इकाइयों के कार्यों में परस्पर समन्वय और तालमेल बना रहता है। सत्ता का अंतिम अधिकार। सत्ता का अंतिम अधिकार सर्वोच्च शिखरस्थ अधिकारी के पास होता है, अतः वह उसकी विभिन्न इकाइयों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और गतिविधियों में बड़ी सुगमता से समन्वय स्थापित कर सकता है। पद सोपान प्रणाली के गुण, मेरिट्स। पद सोपान प्रणाली संगठन का एक सर्वव्यापी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के संगठनों में किया जाता है। डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार यह एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ सिले जाते हैं। साइमन स्मिथबर्ग और थॉमसन के अनुसार पद सोपान सुविधाजनक है, उद्देश्यों को कार्य विभाजन द्वारा प्राप्त करवाता है तथा मतभेदों को दूर करके संगठन में सामंजस्य करता है। पद सोपान सिद्धांत में जो गुण पाए जाते हैं वे इस प्रकार है। आदेश की एकता सिद्धांत का पालन। इस सिद्धांत पद सोपान सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण यह है कि इस आदेश की पद सोपान सिद्धांत में आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड के सिद्धांत को अपनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी रहती है कि उसका तत्कालीन उच्च अधिकारी कौन है जिसकी आज्ञा का उसे पालन करना है। प्रत्येक कर्मचारी केवल एक ही व्यक्ति के अधीन रहकर कार्य करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी रहता है। इससे संगठन का कार्य सुचारू रूप से चलता है। नेतृत्व का निर्धारण। संगठन के पद सोपान द्वारा भिन्न भिन्न स्तरों में विभाजित करके यह निश्चित कर दिया जाता है कि कौन किसका नेतृत्व करेगा तथा निर्णयों के लिए कौन उत्तरदायी होगा। सामग्रीकरण। पद सोपान से संगठन की इकाइयां परस्पर एकीकृत, इंटीग्रेटेड और सुसंबद्ध रहती है। उचित मार्ग द्वारा कार्य। इसके द्वारा प्रशासन और कार्यालयीन पद्धति के महत्वपूर्ण सिद्धांत उचित मार्ग द्वारा थ्रू प्रॉपर चैनल का विकास हुआ है। इस पद्धति में प्रत्येक मामला हर स्तर से गुजरता हुआ ऊपर तक पहुंचता है। इसका बड़ा लाभ यह है कि इससे उच्च अधिकारियों के बहुमूल्य समय की बड़ी बचत होती है। उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन। इस प्रक्रिया द्वारा उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को
अपनी कुछ शक्तियां हस्तांतरित अथवा प्रत्यायोजित डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर देता है। इससे सत्ता का प्रत्यायोजन कहते हैं। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है और निचले स्तरों पर आवश्यक कार्य किए जाने से सर्वोच्च अधिकारी का कार्यभार बहुत हल्का हो जाता है। वह अधिक दक्षतापूर्वक अपने संगठन का संचालन कर सकता है। प्रशासन में सूचना माध्यम का कार्य। इसके अंतर्गत प्रशासन के संगठन की विभिन्न सोपानें सूचना माध्यम के रूप में कार्य करती है। इसके द्वारा ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर की ओर संचार का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसके द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को यह मालूम हो जाता है कि उसको अपने कार्यों में किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। समन्वय। पद सोपान सिद्धांत समूचे विभाग की कार्यवाहियों में समन्वय स्थापित करने में सफल होता है। चूँकि सत्ता के अंतिम सूत्र शिखर के अधिकारी के पास रहते हैं, इसलिए वह विभाग की विभिन्न शाखाओं की गतिविधियों में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन बैठा सकता है। पद सोपान पद्धति के दोष डिमेरिट्स। पद सोपान सिद्धांत में कतिपय दोष भी पाए जाते हैं, जिससे इस सिद्धांत की बहुत आलोचना हुई है। इसके प्रमुख दोष इस प्रकार है। पद सोपान सिद्धांत के दोष। आलोचना। कार्य में विलंब। इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें कार्य में विलंब होता है। इसमें प्रत्येक पत्रावली को हर स्तर के अधिकारियों के माध्यम से होकर गुजरना होता है। प्रत्येक अधिकारी के यहाँ पत्रावली पर आवश्यक कार्यवाही करने में कुछ समय लगता है, अतः इस पद्धति में निर्णय लेने में काफ़ी देर लग जाती है। लाल फीताशाही तथा नौकरशाही। पद सोपान का एक दोष यह भी है कि इसके अंतर्गत लाल फीताशाही और नौकरशाही में वृद्धि होती है। औपचारिक संबंधों पर आधारित। इस पद्धति में पद सोपान पद्धति में नियमों पर बल दिए जाने के कारण बड़ी कठोरता आ जाती है। सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों का विकास नहीं होने पाता है। प्रत्येक मामले पर तभी विचार और आवश्यक कार्यवाही की जाती है जब वह उचित माध्यम से उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कई बार इसके बड़े घातक परिणाम होते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 1945 में पर्ल हार्बर की भीषण दुर्घटना है। इस विषय में यह कहा जाता है कि अमेरिकी बेड़े के सर्वोच्च सेनापति को जापानी सेना की गतिविधियों की सूचना तो जापानी आक्रमण से पहले ही मिल गई थी, किंतु वह सूचना उचित माध्यम की न होने के कारण सेनापति ने उसके संबंध में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की थी। लचीलेपन का अभाव। इससे प्रशासनिक संगठन में लचीलापन नहीं रह पाता, जिसके कारण संगठन के लोगों में आपसी जीवंत संबंधों का भलीभांति विकास नहीं हो पाता। पद सोपान के दोषों को दूर करने के सुझाव। पद सोपान के दोषों को देखते हुए उर्विक का यह कथन उल्लेखनीय है। प्रत्येक संगठन में पद सोपानवत व्यवस्था ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार घर में नाली, परंतु इस माध्यम को आमतौर पर संचार के एकमात्र माध्यम के रूप में प्रयोग में लाना उसी प्रकार अनावश्यक है जिस प्रकार नाली में समय व्यतीत करना। पद सोपान व्यवस्था में निहित दोषों को दूर करने के लिए फ्योल ने एक पुल व्यवस्था का निर्माण किया है। इसे वह गैंग प्लांक के नाम से पुकारता है, जिसका तात्पर्य है लेवल जंपिंग। वस्तुतः यह समन्वय की व्यवस्था है। इस व्यवस्था द्वारा एक विभाग या उप विभाग का कर्मचारी सीधे सीधे भी दूसरे उप विभाग या विभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर सकता है। यह पुल दो प्रकार में से किसी भी एक प्रकार का हो सकता है, आड़ा या तिरछा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। फ्योल की व्यवस्था में दा नामक अधिकारी पा नामक अधिकारी से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। जैसे कि आप रेखा चित्र में देख सकते हैं, दा जो है पा नाम के अधिकारी से सीधा संपर्क कर सकता है। या नामक अधिकारी सीधा दा से संपर्क स्थापित कर सकता है। ठीक है, ये गैंग प्लांक की वजह से हो रहा है, गैंग प्लांक। ठीक है, जिसका अर्थ है लेवल जंपिंग। दा नामक अधिकारी सीधा रा से संपर्क स्थापित कर सकता है, किंतु फ्योल की पुल व्यवस्था किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लागू हो सकती है, क्योंकि इसको हर दशा में लागू करने पर पद सोपान का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है।
इसे हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक जिला कलेक्टर कभी कभी सीधे रेवेन्यू इंस्पेक्टर से संपर्क स्थापित कर सकता है। वह कभी किन्हीं परिस्थितियों में जिले में स्थित स्कूल के उप जिला शिक्षा अधिकारी से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। ब्रिटिश प्रशासन के विषय में एक कथा प्रचलित है, उससे प्रस्तुत विषय अधिक स्पष्टता समझ में आ सकता है। 1920 से 30 तक सर विलियम जॉनसन हिक्स गृह मंत्री थे। उनकी यह आदत थी कि वे स्थायी अवर सचिव सर जॉन एंडरसन की उपेक्षा करके पुलिस मामलों में सहायक सचिव A.L. डिक्सन के साथ प्रत्यक्ष संपर्क साध लेते थे। तथापि डिक्सन प्रत्येक बार मंत्री से भेंट करने के पश्चात सर जॉन एंडरसन को भेंट के समय होने वाली चर्चा की पूरी जानकारी दे देते थे। सर जॉन एंडरसन ने इस प्रत्यक्ष संपर्क व्यवस्था पर तब तक कोई आपत्ति न की जब तक उन्हें सूचना मिलती रही और श्री डिक्सन सदा ही उनको सूचना देते रहे। अतः पद सोपान सिद्धांत के विपरीत होने पर इस व्यवस्था से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई। संगठन के सिद्धांत का दूसरा रूप है आदेश की एकता। आदेश की एकता से अभिप्राय। आदेश की एकता का अर्थ है संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से दो परस्पर विरोधी आदेशों को मानने को कहा जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप भ्रम तथा अकुशलता उत्पन्न होती है। आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। फिफ्नर तथा ग्रेस्थस के अनुसार आदेश की एकता से यह आशय है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदार होगा। फेयोल के अनुसार किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। आदेश की एकता सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? संगठन में कई प्रकार के कर्मचारी होते हैं। थोड़े ही उच्च अधिकारी रहते हैं जो आदेश देते हैं और इनके नीचे काफ़ी बड़ी संख्या में अधीनस्थ कर्मचारी रहते हैं जो इन आदेशों को ग्रहण कर उनका पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में कुशल एवं सफल प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक कर्मचारी को उसके तात्कालिक उच्च अधिकारी का ज्ञान हो। प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसे किससे आदेश एवं निर्देश प्राप्त करने हैं। अर्थात एक अधीन कर्मचारी को कितने उच्च पदाधिकारियों की आज्ञाओं को मानना चाहिए। आज्ञा की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता निम्न कारणों से है। किसी संगठन की संरचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती। एक ही व्यक्ति या विभाग के ऊपर जब दो अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं तो उनमें गड़बड़ी पैदा होने लगती है। किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए। यदि आज्ञा प्रसारित करने वाले कर्मचारियों की संख्या एक से अधिक होती है तो उनमें विरोध अथवा भ्रांति उत्पन्न करवाकर अधीन कर्मचारी उसका लाभ उठा सकता है। यदि किसी संगठन में कर्मचारी अनेक अधिकारियों से आदेश ग्रहण करता है तो इस बात की संभावना हो सकती है कि उसे विरोधी आदेश प्राप्त हो और वह कठिन स्थिति में पड़ जाए। आदेश की एकता के अभाव में भ्रम उत्पन्न हो सकता है तथा उत्तरदायित्व का निश्चित करना कठिन हो सकता है। आदेश की एकता सिद्धांत के गुण। आदेश की एकता का सिद्धांत संगठन में एक व्यक्ति एक स्वामी अवधारणा को स्थापित करता है। यह अवधारणा संगठन के सुगम एवं क्षमताशील संचालन में बहुत सहायक होती है। इस सिद्धांत के फलस्वरूप संगठन में सत्ता के सूत्रों लाइन्स ऑफ अथॉरिटी का स्पष्टीकरण हो जाता है। आदेश के अनेक स्रोत होने से संभ्रम उत्पन्न होता है, अक्षमता और अनिश्चितता फैलती है, कार्य का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया जा सकता तथा कर्मचारी किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति में आ जाता है। इस सिद्धांत के कई गुण हैं। पहला, इस सिद्धांत से प्रशासन में कार्यकुशलता का विकास होता है। यह स्केलर पद्धति के अनुकूल है। कर्मचारियों में आज्ञा के संबंध में भ्रांति उत्पन्न नहीं होती। इसी कारण से प्रशासन के कार्यों में देरी नहीं होती।
इसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने तत्कालिक उच्चाधिकारी को अच्छी तरह से जानता है। उसे यह पता रहता है कि उसे किससे आदेश ग्रहण करने हैं और वह किसके प्रति उत्तरदायी है। इस सिद्धांत यानी कि आदेश की एकता यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत का समर्थन करते हुए हेनरी फॉयल लिखते हैं, यदि इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाए तो सत्ता कमजोर होती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और स्थायित्व संकट में पड़ जाता है। इसकी आलोचना आदेश की एकता सिद्धांत जो है यूनिटी ऑफ कमांड, इसकी आलोचना आदेश की एकता सिद्धांत के अनेक आधारों पर आलोचना की गई है। पहला, इस सिद्धांत को आदेश की श्रृंखला में एक व्यक्ति को केवल एक अधिकारी के ही आदेश मानने चाहिए, प्रशासन में सार्वदेशिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसके कुछ अपवाद होते हैं, उदाहरण के लिए प्राविधिक या तकनीकी कर्मचारी को लिया जा सकता है, जैसे एक सहायक अभियंता। आदेश की एकता सिद्धांत के अनुसार उसे अपने जिले के सामान्य उच्च अधिकारी जिला कलेक्टर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वह एक तकनीकी कर्मचारी है इसलिए उसे अपने तकनीकी उच्चाधिकारी कार्यपालन अभियंता से ही निर्देश मिलना चाहिए। ऐसी समस्या का समाधान यह निकाला जाता है कि अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारी तकनीकी मामलों में उच्च तकनीकी पदाधिकारियों से ही आदेश ग्रहण करे, किंतु अन्य सामान्य बातों के बारे में वे सामान्य उच्चाधिकारी के अधीन है। जैसे कि मिलेट का अभिमत है, आज्ञा की एकता की अवधारणा के साथ साथ यह भी मान लिया जाना चाहिए कि कुछ कार्यों से दोहरे नियंत्रण ड्यूअल सुपरविजन तकनीकी और प्रशासनिक की आवश्यकता पड़ती है। इन दो प्रकार का नियंत्रण अथवा निरीक्षण भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। फ्रेडरिक टेलर ने भी इस आदेश की एकता सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए कृत्य मूलक निर्देशन फंक्शनल फोरमैनशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को 8 अधीक्षकों के नियंत्रण में रहना चाहिए। पहला, दल अधिकारी गैंग बॉस, दूसरा गति अधिकारी स्पीड बॉस, तीसरा निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर्स, चौथा मरम्मत अधिकारी रिपेयर बॉस, पांचवा है कार्य व्यवस्था तथा पद्धति क्लर्क ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क, छठा है अनुदेश कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सातवां है समय तथा लागत क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क तथा आठवां है कार्य अनुशासक शॉप डिसिप्लिनरी। टेलर के अनुसार इस योजना का मुख्य लाभ यह होगा कि प्रत्येक कार्य में विशेषज्ञ तथा प्रशासनिक अधीक्षण उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरी बार टेलर ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि इससे सैनिक प्रकार की चौधराहट का विकास होता है। एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए विभिन्न टेक्नीशियन से निर्देश प्राप्त करने पड़ते हैं। इसके बिना एक कर्मचारी दक्ष नहीं हो सकता। तृतीय, सेक्लर हडसन ने इसका विरोध अनुभव के आधार पर किया है। उसकी मान्यता है कि अनुभव ने इसे अनुपयोगी, असंभव तथा काल्पनिक सिद्ध किया है। उनका मत है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक उच्च अधिकारी की अवधारणा जटिल सरकारी स्थितियों में शायद ही कहीं वास्तव में पाई जाती है। शासन में स्थित प्रशासक के कई स्वामी रहते हैं और वह उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। एक से वह नीति संबंधी आदेश प्राप्त करता है, दूसरे से कार्मिक, तीसरे से बजट, चौथे से वितरण तथा उपकरण संबंधी। संक्षेप में नवीन लेखकों की दृष्टि में यह सिद्धांत पुराना पड़ गया है। विशेषज्ञों की संख्या एवं महत्व में वृद्धि तथा प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ती हुई जटिलता ने आदेश की एकता के सिद्धांत को लगभग समाप्त कर दिया है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सिद्धांत के पालन से संगठन में एकता और स्थिरता बनी रहती है। यह नियंत्रण को बड़े प्रभावशाली रूप में स्थापित करता है, संगठन को अधिक शक्तिशाली और कार्यकुशल बनाता है। नियंत्रण की सीमा स्पैन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण की सीमा का अर्थ, नियंत्रण की सीमा क्षेत्र या विस्तार का संबंध इस बात से है कि उच्च पदाधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है। नियंत्रण की सीमा वास्तव में निगरानी की सीमा है। संगठन में सोपानों की संख्या वास्तव में इसी से निर्धारित होती है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र उन अधीनस्थों
या संगठन की इकाइयों की संख्या है जिनका निर्देशन प्रशासन स्वयं करता है। यह अवधारणा वी ग्रेक्यूनस द्वारा वर्णित ध्यान के विस्तार क्षेत्र स्पैन ऑफ अटेंशन के सिद्धांत से संबंधित है। मानवीय क्षमता की भी सीमाएं होती है। यदि निरीक्षण का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत कर दिया जाता है तो उसके परिणाम असंतोषजनक होते हैं। अतः विद्वानों ने यह खोज की है कि विस्तार क्षेत्र की सीमा क्या होनी चाहिए। कुछ इसे 3 व्यक्तियों तक, कुछ 7 तक और अन्य कुछ 20 व्यक्तियों तक सीमित करते हैं। एक अधिकारी के अधीन कितने अधीनस्थ होने चाहिए इस पर कोई एक मत नहीं है, किंतु यह सभी मानते हैं कि विस्तार क्षेत्र जितना छोटा होगा उतना ही संपर्क तथा नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा। प्रसिद्ध लेखक डिमॉक के शब्दों में नियंत्रण का क्षेत्र किसी उद्यम की मुख्य कार्यपालिका तथा उसके प्रमुख साथी कार्यालयों के बीच सीधे तथा सामान्य संचार की संख्या एवं क्षेत्र से है। इस सिद्धांत का औचित्य इस तथ्य में निहित है कि मानवीय ज्ञान की कुछ सीमाएं होती है। यदि इन सीमाओं से आगे हम उसे कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। वह अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर पाएगा और उसकी शक्ति विवर्ण होने के कारण अव्यवस्थित हो जाएगी। नियंत्रण की सीमा से हमारा अभिप्राय अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिसके कार्यों का अधीक्षण एक अधिकारी क्षमतापूर्वक कर सकता है। दूसरे शब्दों में, नियंत्रण की सीमा से आशय अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिस पर उच्च अधिकारी प्रभावशाली नियंत्रण रख सकता है। प्रोफेसर जियाउद्दीन खान के अनुसार नियंत्रण की सीमा उन मातहतों की या कार्य की इकाइयों की संख्या है जिनका संचालन प्रधान कार्यकारी स्वयं कर सकता है। नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए? संगठन के नियंत्रण की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। बिना नियंत्रण के प्रशासन सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का उद्देश्य यह देखना रहता है कि कर्मचारी दिए गए आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। यह तो सर्वमान्य है कि मानवीय ध्यान क्षेत्र सीमित होता है। अतः एक पदाधिकारी अपने नीचे काम करने वाले कितने कर्मचारियों पर भली भांति निरीक्षण रख सकता है, इसकी भी सीमा होती है। मिलेट के शब्दों में, अनुभव एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की पर्यवेक्षण क्षमता की सीमा रहती है, परंतु यह सीमा कितनी होनी चाहिए इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। फ्योल के अनुसार एक बड़े उद्यम के शिखर स्थित प्रबंधक के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। उर्विक की सम्मति में उच्च पदाधिकारियों के लिए आदर्श संख्या 4 होगी और निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए 8 या 12। ग्रेक्यूनस के शब्दों में, कोई उच्च अधिकारी 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक के कार्य का उचित निरीक्षण नहीं रह सकता। सर हैमिल्टन के मत में एक औसत मानवीय मस्तिष्क 3 से 6 अन्य मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली निरीक्षण कर सकता है। नियंत्रण की यह सीमा नीचे से प्रारंभ होती है। उदाहरण के लिए, एक पुलिस विभाग में सबसे निम्न श्रेणी के 1000 कांस्टेबल है और वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल वहीं स्पान ऑफ कंट्रोल 5 है, तो वहाँ पद सोपान अगर प्रकार होगा। देखो यहाँ पे पद सोपान का चित्र लेखा बना हुआ है ना। कांस्टेबल 1000 कांस्टेबल पर 200 हवलदार, ठीक है। वहीं 200 हवलदार के ऊपर है असिस्टेंट इंस्पेक्टर 40, ठीक है। फिर 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर के ऊपर 8 इंस्पेक्टर और 8 इंस्पेक्टर के लिए 2 डीएसपी, 2 डीएसपी के लिए 1 एसपी, ठीक है। इस प्रकार से 5 या 4 दिया गया है, ठीक है। प्रति कर्मचारी 5 या 4
उच्च पदाधिकारी का अनुपात दिया गया है। प्रत्येक 1000 कांस्टेबल पर 200 हवलदार आवश्यक होंगे। 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर, 8 इंस्पेक्टर, 2 डीएसपी तथा 1 एसपी चाहिए। नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व। इस प्रकार नियंत्रण क्षेत्र की सीमा के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। वास्तव में कोई आदर्श संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। व्यवहार में नियंत्रण का क्षेत्र कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। ये तत्व है कार्य यानी फंक्शन, समय, टाइम, स्थान, प्लेस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। यदि मुख्य कार्यकारी ऐसे व्यक्तियों का नियंत्रण कर रहा है जिनके कार्यों की प्रकृति उसके अपने कार्य की प्रकृति के ही समान है, तो नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत हो सकता है, अर्थात वह उच्च अधिकारी अधिक अधीनस्थ कर्मचारियों के काम पर नियंत्रण रख सकता है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर अन्य डॉक्टरों पर उनकी ज़्यादा संख्या होने पर नियंत्रण रख सकता है, जबकि एक डॉक्टर के लिए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों पर नियंत्रण रखना कठिन होगा। इस प्रकार यदि संगठन पुराना, स्थायी और जमा हुआ है तो नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत किया जा सकता है। यदि अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर तक फैले हैं तो नियंत्रण क्षेत्र छोटा रखना ही उचित होगा। इसके विपरीत यदि वे एक ही भवन या स्थान में हो तो नियंत्रण क्षेत्र विस्तृत किया जा सकता है। अधीक्षक और प्रधान कार्यकारी की क्षमता तथा व्यक्तित्व भी नियंत्रण क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। कोई भी स्फूर्तिवान और योग्य प्रशासनिक कार्यकारी अपेक्षाकृत कम क्षमतावान सहयोगी की अपेक्षा अधिक क्षेत्र का नियंत्रण और निरीक्षण कर सकता है। प्रोफेसर जियाउद्दीन खान के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र को निम्न 4 तत्व भी प्रभावित करते हैं। पहला, वैयक्तिक पृष्ठभूमि इंडिविजुअल बैकग्राउंड। दूसरा, मानवीय पृष्ठभूमि ह्यूमन बैकग्राउंड। तीसरा, प्राविधिक पृष्ठभूमि टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड तथा चौथा, संगठनात्मक पृष्ठभूमि ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड। सामान्यतः नियंत्रण सीमा के संबंध में अधोलिखित सिद्धांत माने गए हैं। योग्यतम व्यक्ति की भी नियंत्रण एवं निरीक्षण करने की शक्ति एवं सामर्थ्य सीमित रहती है। जितना बड़ा उत्तरदायित्व होता है, सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र उतना ही संकुचित होता है। एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में नियंत्रण क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत हो जाता है। नियंत्रण की सीमा सिद्धांत के गुण। नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा उतना ही लाभप्रद होगा। इसमें प्रधान कार्यकारी पर भार कम होगा, विलंब तथा भ्रम कम होंगे। सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार तथा कार्यकुशलता बढ़ेगी। अंततोगत्वा इससे प्रशासनिक मनोबल ऊंचा उठेगा। उर्विक के शब्दों में यह छोटा नियंत्रण क्षेत्र सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देगा। नियंत्रण सीमा की धारणा में परिवर्तन। आधुनिक समय में नियंत्रण के विस्तार की समूची धारणा में ही परिवर्तन हो गया है। प्रशासन में स्वचालन का अधिक प्रयोग, सूचना के क्षेत्र में क्रांति तथा प्रशासन में विशेषज्ञों का बढ़ता हुआ महत्व इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। हाल के वर्षों में तकनीकी क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, जिसके फलस्वरूप कार्यालयों में स्वचालन का प्रयोग होने लगा है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा प्रशासन को अत्यधिक तीव्र गति से बड़ी मात्रा में उचित एवं शुद्ध तथ्य और सूचनाएं प्राप्त होती है। यांत्रिक स्वचालन से नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की सीमा निस्संदेह बढ़ गई है और एक अधिकारी के लिए अब अधिक कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करना संभव हो गया है। आधुनिक समय की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है लोक सेवा में विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि। ये विशेषज्ञ संगठन के उच्चाधिकारी तथा अधीनस्थ के पद सोपानीय या ऊर्ध्वाकार संबंध पसंद नहीं करते। प्रत्येक विशेषज्ञ अपना अधिकार समझकर अपनी बात स्वीकार कराने के लिए हर प्रयत्न करता है। अतः संगठन की परंपरावादी धारणा अधिकारी अधीनस्थ की अवधारणा को चुनौती दी जाने लगी है। विशेषज्ञों के बढ़ते हुए महत्व और स्वतंत्रता की उनकी चाह के कारण मुख्य कार्यकारी का कार्य नियंत्रण की अपेक्षा समन्वय का अधिक हो जाता है। प्रोफेसर जियाउद्दीन के अनुसार वर्तमान में नियंत्रण के क्षेत्र में संबंधित
प्रोफेसर जियाउद्दीन के अनुसार वर्तमान में नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित एक समस्या यह रह जाती है कि यदि नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र छोटा है तो कठिनाई यह है कि निर्णय के स्तरों में वृद्धि होगी, और यदि निर्णय के स्तरों में कमी करते हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा। इस संबंध में लूथर गुलिक ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे इस प्रकार है। यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रत्येक अधिकारी के कार्य करने की भी एक सीमा होती है, चाहे वह कितना ही दक्ष क्यों ना हो। सभी कर्मचारी एक न एक नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं जिनसे वे संबंधित होते हैं। सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र वह कहलाता है जिसके आगे की जाने वाली किसी कार्य वृद्धि के संबंध में देरी तथा भ्रम उत्पन्न हो। व्यापक उत्तरदायित्व के संबंध में सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र रखा जाता है। एक रूपीय संगठन की अपेक्षा एक बड़े विभिन्न रूप वाले तथा बिखरे हुए संगठन के अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या कम हो। समन्वय कोऑर्डिनेशन संगठन के सिद्धांत में चौथा नंबर पे है समन्वय कोऑर्डिनेशन। हेनरी फेयोल ने समन्वय को प्रबंधक का एक कार्य माना है। उसके मतानुसार समन्वय करने का अर्थ है एक संगठन की क्रियाओं में एक रूपता लाना ताकि उसका कार्य सरल हो जाए और वह सफलता प्राप्त कर सके। एक सुसमन्वित संगठन की पहचान कई विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है। प्रथम, जिस संगठन में अच्छा समन्वय किया जाता है उसका प्रत्येक विभाग दूसरों के साथ सहयोगपूर्ण कार्य करता है। द्वितीय, प्रत्येक विभाग, संभाग और उपसंभाग को अच्छी प्रकार सूचित होना चाहिए कि उसे संगठन के कार्यों में कौन सा भाग अदा करना है। तीसरे, विभिन्न विभागों और संभागों का कार्य निरंतर परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। इन तीनों विशेषताओं के होने पर यह कहा जा सकता है कि एक संगठन विशेष में उचित समन्वय स्थापित हो चुका है। जिस संगठन में समन्वय नहीं रहता उसमें मुख्य रूप से ये बातें देखने में आती है। प्रथम, प्रत्येक विभाग दूसरे के बारे में ना कुछ जानता है और ना ही जानना चाहता है। दूसरे, एक ही विभाग के विभिन्न कार्यालयों के बीच इतना अंतर बना रहता है जितना विभिन्न विभागों के बीच होता है। तीसरे, कोई भी सामान्य हित की दृष्टि से नहीं सोचता। समन्वय का अर्थ एवं परिभाषा। साधारण भाषा में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन से तात्पर्य है संगठन के कार्यकलापों एवं गतिविधियों में उचित संबंध, समायोजन तथा तालमेल स्थापित करना। व्हाइट के अनुसार समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों पर परस्पर समायोजन एवं उसकी गतिविधियों तथा क्रियाओं का भी समय पर समायोजन ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण के उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान कर सके। चार्ल्स वर्थ के शब्दों में समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों का एक व्यवस्थित पूर्ण में एकीकरण ताकि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। निग्रो के कथन अनुसार समन्वय से तात्पर्य यह है कि संगठन के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर प्रभावकारी रूप में कार्य करते हैं और काम संघर्ष, अतिच्छादन या पुनरावृत्ति के बिना चलता है। सेकलर हडसन की सम्मति में समन्वय कार्य के विभिन्न हिस्सों को परस्पर संबद्ध करने का सर्वत्र महत्वपूर्ण कर्तव्य है। टेरी ने लिखा है कि समन्वय विभिन्न भागों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य है तथा उसकी गतिविधि एवं व्यवहार का समय के साथ ऐसा सामंजस्य है जिसमें प्रत्येक हिस्सा समग्र में उत्पादन के लिए अपना अधिक से अधिक योगदान कर सके। संक्षेप में समन्वय का अर्थ ऐसी व्यवस्था करना है कि किसी संगठन के सभी हिस्से कार्य की पुनरावृत्ति किए बिना निर्धारित लक्ष्य की ओर कदम मिलाते हुए आगे बढ़े। इसी महत्व के कारण मूने और रैले ने इसे संगठन का बुनियादी एवं प्राथमिक सिद्धांत मानते हुए अन्य समस्त सिद्धांतों को गौड़ कहा है। समन्वय और सहयोग। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समन्वय और सहयोग एक ही नहीं है। समन्वय को सहयोग समझ लेना एक भूल होगी। टेरी के शब्दों में सहयोग किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का दूसरे या दूसरों के साथ सामूहिक कार्य है। समन्वय सामूहिक कार्य से कहीं अधिक और इसका अर्थ है प्रयत्नों की समकालिकता, अर्थात प्रयत्न एक ही समय होने चाहिए। सहयोग और समन्वय के अंतर को टेरी ने एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। एक लड़का था, वह एक दिन प्रातः ही रेलगाड़ी पकड़ना चाहता था।
इसके लिए सोने से पूर्व उसने अपनी घड़ी को आधा घंटे आगे कर दिया ताकि वह जल्द उठ सके। लड़के का पिता यह जानता था कि उसका लड़का सवेरे रेलगाड़ी पकड़ेगा। उसने सोचा कि लड़के को सवेरे उठने और कपड़े पहनने में समय लगेगा, इसलिए उसने घड़ी को आधा घंटे और आगे कर दिया। इसी प्रकार लड़के की माता भी सोने से पहले लड़के के शयनागार में गई और घड़ी को आधा घंटा आगे कर दिया ताकि लड़के को प्रातः जल्दी ना करनी पड़े। फल यह हुआ कि आधा घंटा पहले उठने की अपेक्षा लड़का 1.5 घंटे पहले उठ गया और उसकी 1 घंटे की नींद मारी गई। टेरी के शब्दों में यहाँ माता पिता तथा बेटे के कार्यों में सहयोग तो था, लेकिन समन्वय ना था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण पुस्तकालय में पुस्तकों की खरीद का दिया जा सकता है। एक नवनिर्मित पुस्तकालय में 1 लाख रुपए की पुस्तकों के क्रय हेतु आदेश एक फर्म को दिए गए, किंतु उसने पुस्तकों की शीघ्र पूर्ति नहीं की। इसके बाद दूसरी और तीसरी फर्मों को क्रमशः आदेश दिए गए। वहां से पुस्तकें आने में विलंब हुआ। एक दिन अचानक पुस्तकालय पक्ष क्या देखते हैं कि तीनों फर्मों ने पुस्तकों की बिल्टियां भेज दी हैं। समुचित समन्वय के अभाव में वे कठिनाई में फंस गए कि किस फर्म की पुस्तकें रखें और किसको लौटाए। स्पष्टता यहाँ 3 फर्मों के कार्यों में सहयोग तो था, किंतु समन्वय नहीं था। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि समन्वय और सहयोग विरोधी अवधारणाएं हैं। वस्तुतः समन्वय और सहयोग दोनों पूरक है। समन्वय एवं सहयोग के बीच संबंध को हेमन ने इस प्रकार व्यक्त किया है। यद्यपि सहयोग हमेशा सहायतापूर्ण रहता है और इसका अभाव समन्वय की प्रत्येक संभावना को रोक सकता है, पर इसका अस्तित्व मात्र ही समन्वय का होना साबित नहीं करता। महत्व की दृष्टि से समन्वय सहयोग की अपेक्षा अधिक उच्च है। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों होती है? समन्वय क्यों आवश्यक है? समन्वय की आवश्यकता 4 कारणों से उत्पन्न होती है। पहली, संघर्ष और झगड़ों को दूर करना। किसी भी संगठन में विभिन्न कर्मचारियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। समन्वय द्वारा विवादों का समाधान किया जाता है। दूसरा, सहयोग की भावना। किसी भी संगठन के विभिन्न भागों एवं अधिकारियों में सहयोग आवश्यक है। यदि उनमें सहयोग की भावना नहीं है तो संगठन की गति रुक जाएगी और वह लक्ष्य प्राप्ति से हट जाएगा। समन्वय द्वारा उसमें टोली की भावना, टीम स्पिरिट तथा समन्वय उद्देश्य की अनुभूति या सेंस ऑफ कॉमन पर्पस उत्पन्न होती है। तीसरा, दोहराव को रोकना। समन्वय के अभाव से संगठन में दोहराव, डुप्लीकेशन का दोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब संगठन के विभिन्न सदस्यों को यह ज्ञात नहीं रहता कि दूसरे क्या कर रहे हैं तो स्वयं ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो दूसरे अधिकारी पहले से ही संपन्न कर रहे हैं। समन्वय द्वारा संगठन के सभी हिस्से काम की पुनरावृत्ति किए बिना या टकराए बिना निर्धारित लक्ष्यों की ओर कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। चौथा, क्रमहीनता के कारण। संगठन की क्रियाओं में एक क्रम होता है। प्राथमिक क्रियाओं को संपन्न किए बिना यदि आगे की क्रियाओं को पहले ही संपन्न कर दिया जाए तो वे अनुपयोगी बन जाती है। अतः संगठन के कार्यों में क्रमबद्धता लाने के लिए समन्वय बहुत आवश्यक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। लंब स्वरूप समन्वय, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन से हमारा अभिप्राय समन्वय के उस रूप से है जो संगठन की इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक संगठन के निदेशक, उपनिदेशक, निरीक्षक, नियंत्रक एवं ऐसे ही अन्य अधीनस्थों के मध्य स्थित समन्वय को ले सकते हैं। इस प्रकार समन्वय में पद सोपान एवं सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान है। समतल समन्वय, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन का अर्थ उस समन्वय से है जो प्रबंध के समान स्तरों पर किया जाता है। इस प्रकार के समन्वय में यानी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, समतल समन्वय के विचारधारा के अनुसार समतल समन्वय में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की स्वेच्छा का अधिक महत्व होता है। समान स्तर वाले अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने की कुछ अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि ये अधिकारी एक दूसरे पर सत्तावान नहीं होते। समन्वय की विधियाँ। संगठन में समन्वय स्थापित करने की प्रधानता 2 विधियाँ हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। अनेक औपचारिक तरीकों द्वारा संगठन स्थापित करने का कार्य किया जाता है। पहला औपचारिक तरीका नियोजन है। कार्यक्रम और व्यवहारों का पहले से ही नियोजन
समन्वय का एक महत्वपूर्ण साधन है। कुछ लेखकों के अनुसार तो नियोजन राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय का एक प्रयास है। हमारे देश में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय ही है। द्वितीय, औपचारिक तरीका। कतिपय संगठनात्मक तरीके होते हैं जिन्हें संस्थागत रूप देकर समन्वय का मार्ग सुगम बनाया जाता है। लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मेलन, समितियां, गोष्ठियां, अंतर्विभागीय समितियां आदि कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनके आधार पर संगठन के मतभेदों को दूर कर उनमें एकरूपता स्थापित की जा सकती है। भारत में प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने वाले संगठनात्मक साधन कई प्रकार के हैं। योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल की समितियां आदि समन्वय के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तृतीय, औपचारिक तरीका। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय सचिवालय हैं। प्रशासन में जितने महत्वपूर्ण विवाद उठते हैं उनके समाधान का मुख्य उत्तरदायित्व मंत्री पर होता है, किंतु इस दिशा में असमर्थ होने पर ही विवादास्पद मामले को मंत्रिमंडल के सामने रख देता है। जिन महत्वपूर्ण विषयों में मंत्रिमंडलीय सचिवालय समन्वय के प्रयास करता है उनका संबंध प्रायः भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच प्रशासनिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न कठिनाइयों से रहता है। समन्वय का चतुर्थ औपचारिक तरीका अंतर्विभागीय समितियां हैं। ये अंतर्विभागीय समितियां जो है प्रशासन के विभिन्न स्तरों में प्रयुक्त की जाती है। अंतर्विभागीय बैठकें, सम्मेलन तथा गोष्ठियों द्वारा भी समन्वय स्थापित किया जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, खाद्य मंत्रियों आदि के सम्मेलनों द्वारा भी समन्वय का प्रयास सदैव होता रहता है। राज्य स्तर पर भी जिला कलेक्टरों के सम्मेलनों द्वारा समन्वय किया जाता है। समन्वय का पंचम औपचारिक तरीका वित्त मंत्रालय है। प्रशासनिक विभाग वित्त मंत्रालय से अपनी वित्त संबंधी मांगे प्रस्तुत करते हैं और ऐसा करने में वे परस्पर समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। यदि विभाग की प्रक्रियाओं में परस्पर विरोध हो और हितों का टकराव हो तो वित्त मंत्रालय का अंकुश उन्हें रास्ते पर ले आता है। समन्वय का छठा औपचारिक तरीका गृहपालन क्रियाएं हैं। फिफ्नर तथा प्रेस्थस ने लिखा है कि प्रशासन में गृहपालन समस्या के अंतर्गत प्रायः प्रदाय या पूर्ति, भंडारागार, भवनों की सफाई और मरम्मत, छपाई, उपकरणों का नियंत्रण, केंद्रीय डाक, परिवहन, खाद्य तथा टेलीफोन सेवा सम्मिलित है। यदि इन सभी सेवाओं को एक पृथक संभाग में केंद्रित कर दिया जाए तो भी विभाग इससे लाभान्वित होने चाहिए। उनके बीच स्वतः ही समन्वय स्थापित हो जाएगा। भारत में केंद्रीकृत गृहपालन के अंतर्गत अनेक अभिकरण हैं, जैसे महालेखा परीक्षक के अधीन लेखांकन एवं लेखा परीक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत भवनों का निर्माण, मरम्मत आदि। समन्वय का सातवां औपचारिक तरीका संचार साधन है। संचार साधनों द्वारा लिखित या अलिखित सूचनाओं, आज्ञाओं, निर्देशों आदि को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक पहुंचाया जाता है। सूचनाओं का प्रसार जितना अधिक प्रभावशाली होता है, समन्वय की प्रक्रिया उतनी ही सुगम बन जाती है। हेमन ने लिखा है कि उत्तम संचार विभिन्न क्रियाओं के समन्वय में अतुल सहायता पहुंचाते हैं। समन्वय के कुछ अनौपचारिक साधन भी हैं। ये साधन अनौपचारिक अथवा अशासकीय होते हुए भी औपचारिक विधियों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये विभिन्न विधियां इस प्रकार है। व्यक्तिगत संपर्क अनौपचारिक साधनों में शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संपर्क है, अर्थात संगठन में अनौपचारिक संबंधों का विकास। उदाहरण के लिए एक जिला कलेक्टर जिले के विभाग अध्यक्षों को लिखित शासकीय आदेश देकर संभवतः उनका उतना सहयोग प्राप्त नहीं कर सकता जितना वह उन्हें अपने निवास स्थान पर भोज अथवा अल्पाहार पर आमंत्रित कर पा सकता है। चाय के कप पर अनौपचारिक सलाह मशविरे द्वारा उलझी हुई समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। भावुकता भरी अपीलें इस प्रकार संगठन के अध्यक्षों को समायोजन स्थापित करने के उद्देश्य से कभी कभी भावुकता भरी अपीलों का सहारा भी लेना पड़ता है। इनके द्वारा वह संगठन के सदस्यों में टोली की भावना उत्पन्न करने की कोशिश करता है ताकि वे प्रशासन को सफल बनाने के लिए मिलकर कार्य करें। राजनीतिक दल शासन में राजनीतिक दल भी नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों में
समायोजन का अनौपचारिक कार्य करते हैं। भारत में सन 1967 से 1970 तक तथा 1982 से 1989 के बाद केंद्र राज्य विवाद उग्र हुए, क्योंकि अनौपचारिक समन्वयकर्ता के रूप में राजनीतिक दलों की भूमिका स्वल्प हो गई। जब जब हमारे देश में केंद्र एवं राज्य स्तर पर एक दल सत्तारूढ़ रहा, तब तब सारे देश की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों में समायोजन रहा है। समन्वय की बाधाएं। समन्वय का कार्य सरल नहीं है। कोऑर्डिनेशन का काम जो है, समन्वय का काम आसान नहीं है। समन्वय का कार्य सरल नहीं है। समन्वय के मार्ग में जो बाधाएं आती है इस प्रकार है। संगठनों का आशातीत विकास समन्वय के मार्ग को जटिल बनाता है। कार्य अधिक बढ़ जाने से समन्वय स्थापित करना भी कठिन बन गया है। संगठन बड़ा होने से अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या अधिक हो जाती है तथा संचार साधनों की समस्या जटिल बन जाती है। अतः समन्वय का कार्य अत्यंत कठिन हो जाता है। समन्वय के मार्ग को जटिल बनाने वाली एक समस्या विशेषीकरण से संबंधित है। वर्तमान संगठन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकासों के परिणाम स्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि कार्यों को विशेषज्ञों में विभाजित कर दिया जाए। ये विशेषज्ञ केवल अपने कार्य में ही संलग्न रहते हैं, अतः उनके बीच समन्वय स्थापित करना एक प्रमुख समस्या है। संक्षेप में समन्वय के मार्ग में ये बाधाएं हैं। लोक प्रशासन के आकार में वृद्धि, नवीन आवश्यकताओं तथा मांगों का प्रचार करने के लिए नए अभिकरणों की रचना करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, नियंत्रण के विस्तार का संकुचित होना, कार्य को अपने से ऊपर के अधिकारी पर छोड़ने की अधीनस्थों की प्रवृत्ति, अधिकारी की ओर से अधिकारों के विकेंद्रीकरण का अभाव आदि। लेकिन कुछ विचारक ऐसे हैं जो समन्वय के अभाव की आलोचना नहीं करते, अपितु वे वस्तुतः उसका स्वागत करते हैं। इसमें हर्नल क्लीवलैंड का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके द्वारा प्रतिपादित तनाव सिद्धांत टेंशन थ्योरी के अनुसार एक सरल और सुगम संगठन में किया जाने वाला समन्वय अधिक अच्छा नहीं होता। यदि किसी संगठन में विवाद उत्पन्न नहीं होते तो वहां इस प्रकार के झगड़ों को योजनाबद्ध रूप से प्रारंभ करना चाहिए। संगठन में झगड़े उत्पन्न होने से अनेक प्रशासनिक विषयों का रूप स्पष्ट होता है और अनेक समस्याओं पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। वर्तमान काल में सरकारों को एक विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि वह केंद्रीकरण करे या विकेंद्रीकरण। आर्थिक नियोजन, प्रतिरक्षा एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए केंद्रीकरण अपरिहार्य है, जबकि लोकतांत्रिक शासन पद्धति का यह तकाजा है कि स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया जाए, निर्णय प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाया जाए, यानी लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंचने के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है। चार्ल्स वर्थ के शब्दों में संगठन की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं में से यह है कि एक ओर तो प्रशासक की पूर्ण नियंत्रण, एकरूपता एवं निश्चितता स्थापित करने की स्वाभाविक इच्छा, और दूसरी ओर जनता की यह मांग कि सरकारी प्रशासन स्थानीय जन भावना के अनुकूल हो। इनके मध्य सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से अभिप्राय। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सार निर्णय की शक्ति के वितरण में निहित है। किसी भी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होते हैं वह संगठन उतना ही अधिक केंद्रित माना जाता है। इसके विपरीत निर्णय के जितने अधिक केंद्र किसी संगठन में होते हैं वह उतना ही अधिक विकेंद्रित माना जाता है। जिस प्रशासन पद्धति में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के हाथों में अत्यधिक शक्ति निहित हो, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नतर शासकीय स्तरों के कर्मचारियों की शक्ति और विवेक में कमी होती हो, उसे केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। इसके उल्टा यानी इसके प्रतिकूल जिस प्रशासनिक प्रणाली में कानून या विधान के द्वारा स्थानीय प्रबंधकारी निकायों में काफ़ी अधिक शक्ति रखी गई हो, उसे विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। विलोबी के अनुसार अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में स्थानीय इकाइयाँ केवल कार्यवाहक अभिकरणों के रूप में कार्य करती है। उन्हें अपनी पहल से कार्य करने की कोई शक्ति नहीं होती। प्रत्येक कार्य केंद्रीय कार्यालय की ओर से किया जाता है। फेजलर ने एक निबंध में दोनों धारणाओं के अंतर का उल्लेख करते हुए लिखा है, कोई सेवा केंद्रीकरण की ओर उन्मुख हो रही है अथवा विकेंद्रीकरण की ओर। इसका अनुमान मुख्यालय से निर्णित
किए जाने वाले मामलों की तुलना में उन मामलों के महत्व का अवलोकन करके जिन पर अधिकारियों को निर्णय देने की सत्ता प्राप्त है, मुख्यालय में उठने वाले और वही निर्णित होने वाले मामलों में क्षेत्रीय अधिकारियों की केंद्र के परामर्श की सीमा और ऐसे क्षेत्रीय अभिमत के महत्व की सीमा से लगाया जा सकता है। एल.डी. वाइट के अनुसार सरकार के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासनिक सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहा जाता है। इसके विपरीत प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण। केंद्रीकृत व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण फ्रांस की प्रणाली है। वहाँ समूचे देश को 90 डिपार्टमेंटों में विभक्त कर दिया गया है। इन डिपार्टमेंटों के सर्वोच्च अधिकारी को प्रीफेक्ट कहते हैं। ये मुख्य कार्यालय के कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसके विपरीत भारत और इंग्लैंड में विकेंद्रित व्यवस्था है। हमारे देश में स्थानीय संस्थाओं को अपने विवेक अनुसार कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। विभिन्न राज्यों में भारतीय संघ के घटकों में पंचायती राज की स्थापना विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रतीक है। विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में अंतर। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि विकेंद्रीकरण की योजना प्रत्यायोजन यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेलीगेशन, ठीक है। यहाँ एक बात यह उल्लेखनीय है कि विकेंद्रीकरण की योजना प्रत्यायोजन डेलीगेशन के सिद्धांत से भिन्न है। दोनों के बीच मौलिक अंतर यह है कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में स्थानीय निकायों को जो शक्तियाँ सौंपी जाती हैं उनके संबंध में वे प्रायः स्वायत्त होती है और उस क्षेत्र में किए गए कार्यों का उत्तरदायित्व पूरी तरह से उनके स्वयं के कंधों पर ही पड़ता है। इसके विपरीत प्रत्यायोजन में यानी डेलीगेशन में यह स्थिति नहीं रहती। उसमें क्षेत्रीय अभिकरणों को जो कार्य सौंपे जाते हैं उन्हें करने के लिए ना तो वे स्वायत्त होते हैं और ना ही उनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। असल में वे मुख्य कार्यालय के नाम पर उन शक्तियों का उपयोग करती है। इस संबंध में मुख्य अधिकारी समय समय पर आदेश जारी कर सकता है अथवा अधीनस्थ कार्यालय द्वारा लिए गए निर्णयों को निसंकोच बदल सकता है। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का निश्चय इस तथ्य से किया जा सकता है कि निर्णय लेने की शक्ति कहाँ निहित है। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण के निर्धारक तत्व। एक अभिकरण को अपनी शक्ति का किस मात्रा में केंद्रीकरण करना चाहिए तथा किस मात्रा में विकेंद्रीकरण, यह बात कई तत्वों पर निर्भर करती है। फेजलर ने इस प्रकार के 4 तत्वों का उल्लेख किया है, ठीक है। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व इस प्रकार है। पहला उत्तरदायित्व के तत्व फैक्टर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा प्रशासनिक तत्व एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, तीसरा कार्यात्मक तत्व फंक्शनल फैक्टर्स और चौथा है बाह्य तत्व एक्सटर्नल फैक्टर्स। उत्तरदायित्व का तत्व। उत्तरदायित्व का तत्व विकेंद्रीकरण पर रोक लगाता है तथा वह केंद्रीकरण के पक्ष में है। विभाग का अध्यक्ष विभाग में प्रत्येक कार्य के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है। अतः यह स्वाभाविक है कि वह अपनी शक्ति को विकेंद्रित नहीं करना चाहता तथा यह चाहता है कि अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने की शक्ति उसके अपने हाथों में रहे। प्रशासनिक तत्व। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक तत्व अनेक है। इसमें से एक तत्व किसी संगठन की आयु है। पुराने संगठनों में विकेंद्रीकरण सरल होता है। इसका कारण यह है कि उनके भीतर प्रक्रियाएं और परंपराएं भली प्रकार जड़ पकड़ लेती है, जबकि इसके विपरीत नए संगठनों में छोटी छोटी बातों पर उच्चतर अधिकारियों का निर्णय प्राप्त करना आवश्यक होता है। दूसरा प्रशासनिक तत्व संगठन की नीतियों का स्थायित्व है। बहुधा परिवर्तन किए जाने से नीतियां अस्थायी बन जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व क्षेत्र कार्मिक फील्ड पर्सनल की कार्य क्षमता है। यदि वे कार्य कुशल हो तो विकेंद्रीकरण सुगम हो जाता है, अन्यथा केंद्रीकरण ही एकमेव मार्ग रह जाता है। कार्यात्मक तत्व। कार्यात्मक तत्व भी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का निर्धारक तत्व है। कार्यात्मक तत्व केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की समस्या को अनेक रीतियों से प्रभावित करते हैं। यदि किसी विभाग के कार्य बहुमुखी हो तथा उनकी प्रकृति प्राविधिक हो तो निश्चय ही प्राविधिक कौशल ही कि वह स्वयं उन सब का प्रबंध कर सके।
उसे प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य किसी न किसी प्रभाग अथवा शाखा को सौंपना होगा, जो मोटे तौर पर उसके निर्देशन के अंतर्गत उस विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी होगी। परंतु यदि किसी विभाग को प्रतिरक्षा, यातायात आदि के मामले से संबंधित कोई ऐसा कार्य सौंपा गया है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर समरूपता आवश्यक हो, तो उस समरूपता की स्थापना के लिए केंद्रीकरण अनिवार्य हो जाएगा। बाह्य तत्व। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ बाह्य तत्व भी होते हैं। यदि विकास योजना जैसे किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए लोक समर्थन अथवा जनता के समर्थन की आवश्यकता हो, तो उसकी प्राप्ति के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य हो जाता है। यदि एक संगठन में यह आवश्यक हो जाए कि आंतरिक कार्यों के अतिरिक्त बाह्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए, जैसे नागरिकों को प्रशासनिक प्रक्रिया में शामिल करना, अन्य संघीय, राज्य एवं स्थानीय अभिकरणों के साथ सहयोग करना, क्षेत्रीय कार्यों पर राजनीतिक दबावों का ध्यान रखना आदि, तो विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रसार हो रहा है। लगभग सभी देशों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रसार हो रहा है। इस विकास के पक्ष में अनेक प्रभाव कार्य कर रहे हैं। यातायात तथा संचार के साधनों की उन्नति। यातायात तथा संचार के साधनों में उन्नति। यातायात तथा संचार के शीघ्रगामी साधनों के कारण केंद्रीय सरकार के लिए दूरवर्ती प्रदेशों के साथ संपर्क स्थापित करना और उनसे अपने आदेशों का पालन करवाना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना सुगम हो गया है। कहा जाता है कि 1869 में स्वेज नहर खुल जाने से और उसके बाद भारत का टेलीफोन द्वारा इंग्लैंड से संपर्क स्थापित होने पर ही ब्रिटिश सरकार का भारत की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण सुदृढ़ रूप से स्थापित हुआ। वित्तीय अनुदान प्रणाली। वर्तमान परिस्थितियों में स्थानीय संस्थाओं के वित्तीय साधन केंद्रीय सरकार की तुलना में बहुत कम होते हैं, अतः उन्हें सहायता के लिए केंद्रीय सरकार के अनुदानों पर अवलंबित रहना पड़ता है। केंद्रीय सरकार राज्यों तथा स्थानीय संस्थाओं को यह अनुदान देते हुए अनेक प्रकार की शर्तें और प्रतिबंध लगा देती है। इससे केंद्रीय सरकार के अधिकार और शक्ति बढ़ती चली जाती है। कार्य क्षमता एवं मितव्ययता में वृद्धि। वर्तमान समय में अधिकांश विचारक इस मत को मानते हैं कि प्रशासन में केंद्रीय निरीक्षण, देखभाल और नियंत्रण से कार्य अधिक कुशलता और क्षमता के साथ किए जा सकते हैं। इससे प्रशासन में होने वाले धन की बर्बादी, निकम्मापन, अक्षमता और भाई भतीजावाद को रोका जा सकता है। हूवर आयोग की रिपोर्ट में अमेरिका में अनेक क्षेत्रों में केंद्रीकरण की पद्धति अपनाने के लिए बहुत बल दिया गया था। केंद्रीकरण में कुशलता का कारण यह होता है कि उसमें अधिक योग्यता और अनुभव रखने वाले कर्मचारी कार्य करते हैं। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के कारण अधिक व्यापक और विशाल होता है, अतः वे किसी भी प्रश्न पर अधिक अच्छी तरह से निर्णय लेने में और उसके अनुसार सफलतापूर्वक कार्य करने में अधिक समर्थ होते हैं। आर्थिक नियोजन और प्रतिरक्षा की आवश्यकता। आर्थिक नियोजन और प्रतिरक्षा की आवश्यकता भी केंद्रीकरण के पक्ष में बल देती है। देश की आर्थिक उन्नति एवं विकास के लिए किए जाने वाले नियोजन में भी केंद्रीय सरकार का संचालन और निर्देशन आवश्यक समझा जाता है, ताकि सभी योजनाएं राष्ट्र को अधिक हित पहुंचाने की दृष्टि से बनाई जाए, न कि कुछ विशेष प्रदेशों को लाभ पहुंचाने की संकीर्ण दृष्टिकोण से। इसी प्रकार वर्तमान समय में युद्धों का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए यह अति आवश्यक है कि देश के सभी राष्ट्रीय साधनों और स्रोतों का पूरा सदुपयोग और दोहन किया जाए। यह केंद्रीय सरकार के संचालन में ही हो सकता है। इन कारणों के अतिरिक्त प्रशासन में विशेषज्ञों के वर्ग की उत्पत्ति, प्रशासन की जटिल प्रकृति, स्थानीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों की क्षमता पर ईमानदारी में अविश्वास,
आदि कारणों से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रसार हो रहा है। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के गुण तथा दोष, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसमें क्या गुण और क्या दोष पाया जाता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, इन मेरिट एंड डीमेरिट्स इन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के गुण और दोष। ठीक है, केंद्रीकरण में गुण। ठीक है, केंद्रीकरण के क्या गुण हैं। आजकल केंद्रीकरण की बढ़ती हुई लोकप्रियता का कारण उसके कई गुण हैं। केंद्रीय सत्ता का पर्याप्त नियंत्रण, केंद्रीकृत व्यवस्था में प्रशासन की सभी इकाइयों पर केंद्रीय सत्ता का पर्याप्त एवं प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। अतएव क्षेत्रीय तथा स्थानीय कर्मचारी मनमानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रशासन में एकरूपता, केंद्रीकृत व्यवस्था में एकरूपता रहती है। समस्त प्रशासनिक संगठन केंद्र द्वारा निर्धारित नीतियों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है। इसके फलस्वरूप शासन में सुविधा रहती है। मितव्ययता, इससे प्रशासन में मितव्ययता रहती है। ठीक है, केंद्रीकरण का जो प्रशासन व्यवस्था है, केंद्रीकरण व्यवस्था में प्रशासन में मितव्ययता रहती है। इस व्यवस्था में सभी साधन एक साथ जुटाए जा सकते हैं। माल की खरीद बड़े पैमाने पर एक साथ की जाती है। कारखानों का संचालन भी इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। अतः यह प्रणाली विकेंद्रीकरण की प्रणाली से कम खर्चीली है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, केंद्रीकृत प्रशासन में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहता है। इस व्यवस्था में यानी केंद्रीकृत व्यवस्था में स्थानीय राजनीति शासन पर हावी न होने से प्रशासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद आदि के दोष नहीं उत्पन्न हो पाते। नागरिकों के लिए सुविधाजनक, केंद्रीकरण का अर्थ है कि नागरिकों को केवल एक ही प्रशासन पर ध्यान देना होता है तथा उसके लिए सरल हो जाता है कि वह सार्वजनिक अधिकारियों के कार्य को समझ सके और उसके बारे में कोई निर्णय ले सके। केंद्रीकरण के दोष, केंद्रीकरण के उपयुक्त गुणों के साथ साथ उसमें कई बड़े दोष हैं। चलिए जानते हैं केंद्रीकरण के दोष के बारे में। पहला, कार्य में विलंब। केंद्रीकरण के विरुद्ध पहला तर्क यह है कि इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन के उच्चतर स्तरों पर कार्य इकट्ठा होता रहता है, सफल क्रियान्वयन में अवरोध उपस्थित हो जाते हैं तथा निर्णय करने और उनको क्रियान्वयन करने में देरी होती है। केंद्रीकरण का दूसरा दोष है निर्णयों में त्रुटि की संभावना। केंद्रीय अधिकारी जनता से बहुत दूर होते हैं तथा वे स्थानीय दशाओं तथा समस्याओं से निकट से परिचित नहीं होते। इसका कारण यह है कि स्थानीय परिस्थितियां और समस्याएं स्थान स्थान पर भिन्न होती है। केंद्रीकरण की तीसरा दोष है प्रशासन में अनमनीयता। प्रशासन में अनमनीयता, इसमें शासन की समूची नीतियों का निर्माण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, अतः प्रशासन में लचीलापन नहीं रह पाता। स्थानीय अधिकारी केंद्रीय सत्ता के आदेशों का अक्षरशः पालन करने के लिए बाधित होते हैं। वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसमें शासन में अवांछनीय कठोरता आ जाती है। अलोकप्रिय शासन, केंद्रीकरण के फलस्वरूप प्रशासन में लोक अभिक्रम, पॉपुलर इनिशिएटिव तथा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं। इससे लोकतंत्र निर्बल हो जाता है। ऐसा शासन प्रायः जनसंपर्क और जन सहयोग न होने के कारण अलोकप्रिय हो जाता है। स्थानीय शासन की उपेक्षा, इस व्यवस्था में स्थानीय जनता से सहयोग प्राप्त करने के अवसर बहुत कम होते हैं और जनता प्रशासन में दिलचस्पी और भाग लेना कम कर देती है। इस व्यवस्था में स्थानीय जनता द्वारा शासन में भाग लेने के कारण उसमें स्वशासन की परंपराएं क्षीण होने लगती है। विकेंद्रीकरण के गुण, विकेंद्रीकरण के गुण या लाभ इस प्रकार है। कार्य में विलंब नहीं, केंद्रीकृत व्यवस्था में क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए वे शीघ्र निर्णय ले सकते हैं और इससे कार्य में विलंब यानी देर नहीं होता। केंद्रीय अधिकारियों का कार्यभार हल्का करना, विकेंद्रित व्यवस्था द्वारा शीर्ष स्थित
अधिकारी अथवा मुख्य कार्यालय का कार्यभार कम होता है तथा उसे राहत प्राप्त होती है। प्रशासन में लचीलापन। विकेंद्रित व्यवस्था में स्थानीय कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के संबंध में निर्णय लेने की काफ़ी सीमा तक स्वतंत्रता रहती है। स्थानीय संस्थाएं और अधिकारी जिन लोगों के लिए कार्य करते हैं वे उनके अत्यंत निकट होते हैं और इसलिए उनको पूरी सुविधा रहती है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासनिक कार्यक्रम के अनुकूल उनको परिवर्तित कर सके। लाल फीताशाही का अभाव। जब शक्ति विकेंद्रित हो जाती है यानी बढ़ जाती है तो प्रशासन के अनेक दोष मिट जाते हैं। कार्य की देरी, लाल फीताशाही आदि समाप्त हो जाती है तथा त्वरित कार्यवाही को प्रोत्साहन मिलता है। स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान। स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान केंद्रीय व्यवस्था में नहीं हो पाता क्योंकि स्थानीय निकायों को केंद्रीय आदेशों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कार्य में देर लगती है, परंतु विकेंद्रित व्यवस्था में उनके संबंध में तुरंत विचार एवं कार्यवाही की जाती है क्योंकि स्थानीय निकायों को केंद्रीय इच्छा पर अवलंबित नहीं करना पड़ता। लोकप्रिय शासन। विकेंद्रित व्यवस्था में शासन जनता के संपर्क में रहता है। लोकतंत्र उतना ही व्यापक एवं वास्तविक होगा जितना व्यापक जनसंपर्क होगा। जनता का प्रशासन में सक्रिय सहयोग होगा। ऐसी व्यवस्था आम जनता को प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। विकेंद्रीकरण के दोष। केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण। विकेंद्रीकरण व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण अपर्याप्त रहता है जिससे स्थानीय कर्मचारियों में स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बल पकड़ती है। बजट निर्माण, कार्यारोपण आदि कतिपय कार्य एक केंद्रीकृत व्यवस्था द्वारा अधिक अच्छी तरह संपन्न किए जा सकते हैं। विकेंद्रीकृत अवस्था में समन्वय का अभाव होता है। किसी भी संस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देने से समन्वय की समस्या उठ खड़ी होती है। अपव्यय। विकेंद्रीकरण व्यवस्था में केंद्रीय और स्थानीय दो प्रकार के कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। स्पष्टता, इनकी संख्या बहुत अधिक रहती है, अतः विकेंद्रित व्यवस्था में केंद्रित पद्धति से अधिक धन व्यय होता है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित। विकेंद्रित व्यवस्था में कर्मचारी राष्ट्रीय हित को भूल सकती है क्योंकि कर्मचारी में स्थानीयता की भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि वह राष्ट्रीय हित को भूलकर अपने स्थानीय हितों की पूर्ति में लग जाते हैं। प्रशासन में एकरूपता का अभाव। विकेंद्रित प्रणाली में शासन की एकरूपता नहीं पाई जाती। यद्यपि केंद्र सामान्य नीति निर्धारित कर देता है तथापि विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन या संशोधन कर देते हैं। वे भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यप्रणालियाँ अपनाते हैं। इससे प्रशासन की एकरूपता नष्ट हो जाती है। स्थानीय राजनीति का दुष्प्रभाव भी विकेंद्रीकरण का एक दोष है। विकेंद्रित व्यवस्था में सदैव यह खतरा रहता है कि स्थानीय राजनीति स्थानीय शासन पर हावी हो सकती है। स्थानीय राजनीति के प्रवेश से क्षेत्रीय सेवा में भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि गंभीर रूप से घर कर जाते हैं। निष्कर्ष। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में से किस पद्धति को सुनिश्चित रूप से अधिक अच्छा माना जाए यह कहना कठिन है, किंतु समय, परिस्थिति और कार्य की प्रकृति के आधार पर ही यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि किसी संगठन का केंद्रीकरण किया जाए अथवा विकेंद्रीकरण। डेविड ट्रूमैन का यह कथन उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार में किसी भी प्रशासनिक संगठन में इन दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों अथवा पद्धतियों के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। वास्तव में इन दोनों ही पद्धतियों को साध्य नहीं समझना चाहिए, वरन उन्हें कुशल प्रशासन के उद्देश्य की प्रगति का साधन मात्र मानना चाहिए। किसी भी प्रशासनिक संगठन में ये दोनों प्रवृत्तियां इस अनुपात में अपनाई जानी चाहिए जिससे उसमें अकुशलता की मात्रा न्यूनतम की जा सके। सत्ता का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमाएं एवं क्षमताएं होती है और वह सीमाओं व
क्षमताओं में ही कार्य कर सकता है। जब कार्यभार बढ़ने लगता है अथवा उसका तकनीकी पहलू जटिल होने लगता है तो उसे अपने कार्यभार को कम करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति अर्थात कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकारों सहित सौंपना प्रत्यायोजन कहलाता है। ठीक है, डेलीगेशन कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उच्चाधिकारी अपने कुल कार्य को स्वयं के तथा अपने अधीनस्थों के मध्य वितरित करता है, जिससे कि क्रियात्मक एवं प्रबंधकीय विशिष्टीकरण की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, यानी सत्ता का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? जैसे कि एक उच्चाधिकारी के पास जो कार्य है वह उससे अपने से अधीनस्थ यानी अपने से नीचे स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनमें बांट देता है। ठीक है, अकेले नहीं करता उस कार्य को, लेकिन भले ही वो कार्य बांट दे अधिकारों के साथ, लेकिन इसका उत्तरदायी जो होता है माने अकाउंटेबिलिटी जो होता है वह कार्य बांटने वाले अधिकारी के पास ही अधिकारी को ही है। ठीक है, इसका जवाबदेही कार्य बांटने वाला जो अधिकारी है उसी को होता है। लेकिन अधिकारों के प्रत्यायोजन का तात्पर्य उत्तरदायित्वों का प्रवर से अधीनस्थों को हस्तांतरण नहीं समझना चाहिए। कुछ भी हो, उत्तरदायित्व तो अधिकारों को सौंपने वाले का ही रहेगा। अधिकारी अपने अधीनस्थों को मात्र कार्य का कुछ भाग देकर कुछ निश्चित सीमाओं में कराने की आशा कर सकता है। प्रत्यायोजन कार्य को अन्यों के साथ बांटकर करने का एक रास्ता है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा अधीनस्थों के समूह तथा उनकी योग्यता का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। प्रत्यायोजन अधीनस्थों को शक्ति, उत्तरदायित्व एवं अधिकारों को देकर कार्य कराने की प्रक्रिया है। प्रत्यायोजन की परिभाषाएं। कतिपय प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रत्यायोजन की परिभाषाएं इस प्रकार की गई है। F.G. मुरे के अनुसार प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य व्यक्तियों को कार्य का वितरण करना है और उसके करने हेतु अधिकार प्रदान करना है। थियो हैमन, अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। वहीं मिलेट के अनुसार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरे को कर्तव्य सौंप देने से कुछ अधिक है। प्रत्यायोजन का सार है दूसरों को स्वाविवेक सौंपना ताकि वे अपने कर्तव्यों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णयों का प्रयोग कर सके। प्रत्यायोजन की आवश्यकता एवं महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। प्रत्यायोजन की आवश्यकता एवं महत्व को इन लाभों के संदर्भ में भली प्रकार समझा जा सकता है। मानवीय अपूर्णता का पूरक। प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन जो है मानवीय अपूर्णता का पूरक है। यह मानवीय सीमाओं एवं क्षमताओं का विस्तार करता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी क्रियाओं में दक्ष नहीं होता है और न उन्हें वह स्वयं ही कर पाता है। उसे अन्य व्यक्तियों की सहायता की जरूरत होती है। इस जरूरत की पूर्ति करने हेतु प्रत्यायोजन की आवश्यकता होती है। प्रबंधकीय गुणों के विकास का साधन। प्रत्यायोजन के द्वारा अधीनस्थों को अधिकार तथा कर्तव्य सौंपे जाते हैं जिससे कि उनकी प्रबंधकीय योग्यताओं का विकास होता है और भावी प्रबंधकों की आवश्यकताओं को प्रत्यायोजन के माध्यम से एक बड़ी सीमा तक पूरा किया जा सकता है। अतएव प्रत्यायोजन अधीनस्थों के विकास के अवसर का प्रदान करता है। ठीक है, प्रत्यायोजन क्या करता है? प्रत्यायोजन अधीनस्थों के विकास के अवसर प्रदान करता है। तकनीकी जटिलताएं। तकनीकी जटिलताएं प्रत्यायोजन की आवश्यकता पर बल देती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार की क्रियाएं ना समझ ही सकता है और ना ही उन्हें कर सकता है। अतएव उसे विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इन विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्यायोजन करना ही होता है। नैतिक स्तर और मनोबल में वृद्धि। प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन जो है अधीनस्थों के मनोबल को ऊंचा उठाता है क्योंकि अधीनस्थों को अधिकार तथा दायित्व सौंपने से वे अपने स्थान का महत्व समझते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं और पूर्ण लगन के साथ कार्य करते हैं। इससे नैतिक स्तर तथा मनोबल में वृद्धि होती है।
प्रबंध कार्यों में सुविधा। प्रत्यायोजन प्रबंधकों के कार्यभार में कमी करता है, जिससे वे अपना समय अन्य प्रबंधकीय कार्यों जैसे नियोजन, नियंत्रण, अभिप्रेरण आदि पर केंद्रित करते हैं। इससे प्रबंधकीय कार्यों में सुविधा और प्रभावशीलता उत्पन्न होती है और कार्य का समान व संतुलित वितरण हो जाता है। प्रत्यायोजन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। प्रत्यायोजन के तत्व इस प्रकार है। पहला है अधिकार प्रदान करना। प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन के लिए आवश्यक अधिकारों को सौंपा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसे कार्य अथवा दायित्व सौंपा गया है उस कार्य को भली प्रकार उस समय तक पूरा नहीं कर सकता जब तक कि उसे आवश्यक अधिकार सत्ता न सौंप दी जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को विज्ञापन करने का कार्य सौंपा जाता है तो उसे स्थान खरीदने या किराए पर लेने, प्रतिलिपि लेखक की सेवाएं लेने, अखबार या अन्य समाचार पत्रों की सहायता लेने आदि कार्य करने के अधिकार सौंप दिए जाना आवश्यक है, अन्यथा वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से अधिकारों का प्रत्यायोजन सरल कार्य नहीं है। यह कार्य करते समय प्रत्यायोजनकर्ता को चाहिए कि वह यह तय कर ले और समझ ले कि वह किस तरह के अधिकार प्रदान कर सकता है और किस सीमा तक उनके प्रयोग को छूट दे सकता है। इसके साथ ही अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन से संबंधित प्रतिबंधों की जानकारी भी प्रत्यायोजनकर्ता को कर लेनी चाहिए। कार्य वितरण। कार्य का वितरण प्रत्यायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है। इसके अंतर्गत यानी कार्य वितरण के अंतर्गत प्रत्यायोजन करने वाला व्यक्ति इस बात का निश्चय करता है कि कौन से कार्य वह स्वयं करेगा और कौन से कार्य वह अन्य व्यक्तियों को सौंपेगा। उदाहरण के लिए यदि एक कंपनी के पास विविध उत्पादों के निर्माण एवं विक्रय का कार्य है और ऐसा निर्माण तथा विक्रय कई स्थानों पर स्थापित संयंत्रों एवं शाखा इकाइयों के द्वारा संपन्न किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यायोजनकर्ता को यह निश्चय करना होगा कि वह स्वयं केंद्रीय कार्यालय में कार्य करेगा अथवा किसी अन्य शाखा के प्रबंध का कार्य करेगा। संयंत्रों एवं शाखाओं की कार्यभार किसे सौंपेगा और निरीक्षक एवं नियंत्रण का कार्य कौन करेगा। इस कदम के अंतर्गत कार्यों का वितरण करते समय उसके उत्तरदायित्व एवं अधीनस्थों की योग्यताओं आदि का ध्यान रखा जाता है। उत्तरदायित्व निर्धारित करना। प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन का तीसरा तत्व अधीनस्थों के लिए उत्तरदायित्वों का निर्माण करना है। उत्तरदायित्व यानी जवाबदेही का सीधा सा अर्थ यह देखने से होता है कि कार्य आशा अनुकूल हो रहा है अथवा नहीं। प्रत्येक अधीनस्थ का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने उच्च अधिकारी को इस बात की संतुष्टि उपलब्ध करे कि सौंपा गया कार्य निर्धारित रीति के अनुसार हो रहा है और वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अधीनस्थ जिसे कार्य सौंपा गया है उसे कार्य की जवाबदेही को अन्य व्यक्तियों को पुनः नहीं सौंप सकता। उत्तरदायित्व तो सदैव उच्च अधिकारी के प्रति बना रहता है। मान लीजिए कि संचालक मंडल ने यह निर्णय लिया कि हमें व्यापार का विकास व विस्तार करने के लिए 10 स्थानों पर शाखाएं खोलनी है। यह निर्णय कार्यभार के रूप में महाप्रबंधक को सौंप दिया गया। महाप्रबंधक ने इसे विक्रय प्रबंधक को सौंप दिया। निर्धारित समय में केवल 5 शाखाएं ही खोली जा सकी। ऐसी स्थिति में महाप्रबंधक संचालक मंडल के प्रति जवाबदेह रहेगा। महाप्रबंधक यह नहीं कह सकता कि मैंने अपना कार्य विक्रय प्रबंधक को सौंप दिया था। स्पष्ट है कि अंतिम दायित्व का भार अर्पण नहीं किया जा सकता। अब तक आपने जाना प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, और प्रत्यायोजन के क्या तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अब आप जानेंगे प्रत्यायोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। सत्ता के प्रत्यायोजन के जो रूप हो सकते हैं वे इस प्रकार है। लिखित अथवा मौखिक प्रत्यायोजन। जो प्रत्यायोजन लिखित रूप से किया जाता है उसे लिखित, और जो मौखिक अथवा अलिखित रूप में किया जाता है उसे ज़बानी या मौखिक प्रत्यायोजन कहते हैं।
लिखित प्रत्यायोजन को अधिक अच्छी तथा अधिक औपचारिक माना गया है। लिखित प्रत्यायोजन है जिसको अधिक अच्छा यानी ज़्यादा औपचारिक माना गया है। औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रत्यायोजन। जो प्रत्यायोजन संगठन के अधिकार सीमाओं के अनुसार किया जाता है उसे औपचारिक प्रत्यायोजन कहते हैं। जो प्रत्यायोजन संगठन के अनुसार नहीं होता है अर्थात अधीनस्थ अपनी स्वतः प्रेरणा से ही कार्य कर बैठते हैं उसे अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहते हैं। यह प्रत्यायोजन समय और धन की बचत करता है किंतु अधिक अच्छा नहीं समझा जाता है। सामान्य अथवा विशिष्ट प्रत्यायोजन। जब किसी विभाग की समस्त क्रियाओं का कार्यभार एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता है तो ऐसी सुपुर्दगी सामान्य प्रत्यायोजन कहलाती है। इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति को पूरा कार्य न सौंपकर कोई विशिष्ट क्रिया सौंपी जाती है तो यह सुपुर्दगी विशिष्ट प्रत्यायोजन कहलाता है। पूर्ण अथवा आंशिक प्रत्यायोजन। पूर्ण अथवा आंशिक प्रत्यायोजन हो सकता है। पूर्ण प्रत्यायोजन का अर्थ है संगठन का सत्ताधारी अपनी शक्तियों को एजेंट के हाथों में सौंप दे। इस प्रकार के प्रत्यायोजन का उदाहरण देते हुए राजनयिक प्रतिनिधि का उल्लेख किया जाता है। जब एक देश दूसरे देश में अपना राजनयिक प्रतिनिधि भेजता है तो वह उसे अपनी पूरी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर देता है। प्रत्यायोजन का यह रूप प्रशासनिक संगठनों में अधिक प्रचलित नहीं है। इन संगठनों में जिस प्रकार का प्रत्यायोजन पाया जाता है वह प्रायः आंशिक होता है और उनमें अध्यक्ष अपनी कुछ शक्तियाँ अधीनस्थों को सौंप देता है तथा शेष का प्रयोग वह स्वयं करता है। सशर्त अथवा असर्त प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन सशर्त भी हो सकता है और असर्त भी। जिस प्रत्यायोजन के साथ कुछ शर्तें लगा दी जाती है उसे हम सशर्त प्रत्यायोजन कहते हैं। सशर्त प्रत्यायोजन में सत्ता प्रदान करने वाले को यह अधिकार रहता है कि वह सत्ता पाने वाले के कार्यों को समय समय पर देखता रहे, उसमें परिवर्तन के लिए सुझाव देता रहे। असर्त प्रत्यायोजन में उच्चाधिकारी के पास यह शक्ति नहीं होती कि वह अधीनस्थों के कार्य को प्रत्येक स्तर पर देखता रहे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेलीगेशन। प्रत्यायोजन कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाता है और कई बार इसके लिए अप्रत्यक्ष साधन अपनाते हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन वह है जिसमें उच्च अधिकारी अपनी सत्ता के कुछ भाग सीधे रूप में अपने अधीनस्थ को सौंप देता है। उन दोनों के बीच कोई जोड़ने वाली कड़ी नहीं होती। अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन में सत्ता देने वाले और लेने वाले के बीच एक अथवा एक से अधिक मध्यस्थ आ जाते हैं और उच्च अधिकारी अपनी सत्ता को उन मध्यस्थों के माध्यम से ही सत्ता पाने वाले तक पहुंचाता है। प्रत्यायोजन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। प्रॉब्लम्स इन डेलीगेशन। प्रत्यायोजन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रशासकों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाइयाँ एवं दूसरा है कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाइयाँ। एक का वर्णन इस प्रकार है। एक करके जानते हैं क्या है। प्रशासकों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाइयाँ। निर्देशन योग्यता का अभाव। बहुत से अधिकारियों में निर्देशन योग्यता नहीं होती। वे स्वयं अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं किंतु अन्य व्यक्तियों को सिखला नहीं सकते, इसलिए वे अधिकार व दायित्व सौंपने को तैयार नहीं होते। मिथ्या दंभ। बहुत से अधिकारियों में यह झूठा दंभ होता है कि वे ही कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, इसलिए वे कार्यभार अन्य को नहीं सौंपते। अधीनस्थों में विश्वास का अभाव। बहुत से अधिकारियों को अपने अधीनस्थों में पूरा विश्वास नहीं होता कि वे कार्य को कैसे पूरा करेंगे। यह अविश्वास भी प्रत्यायोजन के मार्ग में कठिनाई प्रस्तुत करता है। अधीनस्थों से भय। बहुत से अधिकारियों को अधीनस्थों से भय होता है कि यदि उन्हें प्रत्यायोजन किया गया तो वे अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि के परिचय से प्रभावशील बन सकते हैं और एक दिन वे उसकी जगह ले सकते हैं। प्रभुत्व स्थापना की आकांक्षा। बहुत से अधिकारियों में अन्य पर शासन करने व प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा बलवती होती है, अतः वे इस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रत्यायोजन नहीं करते। समन्वय की कठिनाई। अत्यधिक प्रत्यायोजन से समन्वय कठिन हो जाता है, इसलिए प्रबंधक प्रत्यायोजन को नहीं करना चाहते। कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्यायोजन में कठिनाइयाँ।
आत्मविश्वास का अभाव। बहुत से अधीनस्थों में आत्मविश्वास की कमी होती है। वे ये सोचकर अधिकार ग्रहण करने से कतराते हैं कि वे कार्य भली प्रकार पूरी नहीं कर सकेंगे व उनकी त्रुटियों के लिए लोग आलोचना करेंगे और उन्हें हीन दृष्टि से देखेंगे। करने से पूछना भला की भावना। बहुत से अधीनस्थ स्वयं निर्णय करने की तुलना में अपने अधिकारी से पूछना अधिक सरल, सुगम एवं ठीक समझते हैं और यह भावना प्रत्यायोजन स्वीकार करने में कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है। प्रेरणाओं की अपर्याप्तता। बहुत से अधीनस्थ अतिरिक्त कार्यभार इसलिए भी ग्रहण करना पसंद नहीं करते क्योंकि पर्याप्त प्रेरणाओं का अभाव होता है, जैसे पदोन्नति के अवसरों का न मिलना प्रत्यायोजन में कठिनाई उत्पन्न करता है। पर्याप्त सूचनाओं का अभाव। बहुत से अधीनस्थ नए कार्यों को स्वीकार करने में इसलिए भी हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके पास कार्य संपादन के लिए आवश्यक सूचनाएं एवं साधन नहीं होते। प्रत्यायोजन की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ डेलीगेशन। प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ सीमाओं यानी लिमिटेशंस और मर्यादाओं में रहते हुए ही यह कार्य करना पड़ता है। इस दृष्टि से उसे जिन अधिकारों को प्रायः कभी नहीं देना चाहिए वे इस प्रकार हैं। सामान्य वित्तीय नियंत्रण तथा निश्चित धनराशि से अधिक व्यय को स्वीकृत करने का अधिकार। नई नीतियों और योजनाओं को स्वीकार करने का अधिकार। नियम निर्माण का अधिकार। विशिष्ट ऊंचे पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार। अपने अधीनस्थों के विरुद्ध की गई अपीलें सुनने का अधिकार। उपयुक्त अधिकार मुख्य प्रशासक को संगठन में अपना प्रभावशाली नियंत्रण और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अतीव आवश्यक है, अतः ये उसके पास ही रहने चाहिए। ये चैप्टर हुआ ख़त्म। इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।